बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप सबको मालूम है, ये रमज़ान का आज आखिरी अशरा चल रहा है, तो इसमें दुरूद पाक की बेहद फजीलत है और कसरत से पढ़ने के लिए कहा गया है। तो मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा हम मेरे साथ मिलके आप भी पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक की फजीलत का अगर आपको अंदाज़ा हो जाए तो आप इसको दिन रात उठते बैठते बैठ के पढ़ते रहा करें, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये एक वाहिद कलाम है जिसकी कबूलियत का कोई शक ही नहीं है। जो एक दफ़ा अपने उनके हबीब पाक पे दुरूद भी भेजता है तो अल्लाह ताला उसकी 10 दर्जात बुलंद करता है और 10 उसकी जो हैं ख़ताएँ माफ़ फरमाते हैं। और फरिश्ते जो हैं वो आपका नाम लेके, जो शख्स दुरूद इब्राहिम पढ़ रहा होता है, आपके वालिद का नाम लेके हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर पेश करते हैं नज़रानतन तोहफ़तन कि यह बंदा आप पे दुरूद शरीफ पढ़ रहा है। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपकी सिफारिश करेंगे क़यामत के दिन। और वैसे भी जो बंदा डेली 100 दफ़ा पढ़ के दुरूद इब्राहिम जो भी दुआ सिद्क़ के दिल से मांगता है वो कबूल अल्लाह ताला कर लेता है। और जो 1000 दफ़ा डेली पढ़ता है दुरूद इब्राहिम तो अल्लाह ताला उस वक्त तक उस बंदे को मौत नहीं देता जब तक कि उसको दुनिया में ही जन्नत की बशारत नहीं दे देता, उसका जन्नत में घर नहीं दिखा देता। तो ये तो बच्चों आर्जी दुनिया है, इसलिए ये साथ साथ ये भी काम चलता रहे, क्योंकि ये एक वाहिद कलाम है जिसका अल्लाह ताला ने वादा किया है कि इसकी कबूलियत का कोई शक ही नहीं है। चाहे आप बावज़ू हैं, चाहे आप बेवज़ू हैं। बेहतर तो बावज़ू है, लेकिन अगर आप बग़ैर वज़ू के भी हैं, चलते फिरते पढ़ें, गाड़ी चलाते पढ़ें, लेटे पढ़ें, उठते बैठते पढ़ें, तो ये हर हाल में कबूल होता है। तो ये मेरा ज़िंदगी का ख़ुद एक एक्सपीरियंस है। मैं एफएससी से ये पढ़ता आ रहा हूँ और अल्लाह ताला हर मुश्किलें खुद ही आसान करता है। नाउ लेट्स कम टू आवर टॉपिक, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन सर्जिकल पेशेंट्स। ये थोड़ा सा ड्राई सब्जेक्ट ज़रूर है, क्योंकि इसमें बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, मेटाबॉलिक चेंजेस आती हैं, लेकिन ये इंतहाई अहम इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ सर्जिकल पेशेंट्स में बल्कि ये जितने भी पेशेंट्स आपके हैं, पीड्स का है, आपका गायनी का है, मेडिसिन है, जहाँ में भी है कि फ्लूइड की रिक्वायरमेंट्स तो हर एक में पड़ती है। और फिर इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बैलेंस है इसको करेक्ट करना पड़ता है। तो इसलिए इसको में कुछ चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट होंगी जो मैं चाहूँगा कि आप साथ साथ नोट करते जाएं। शायद एक जगह से ये इतनी डिटेल में ये जो चैप्टर है ये नहीं दिया हुआ कहीं भी आपकी वैले में, सिर्फ न्यूट्रिशन में एक पेज दिया हुआ है, तो इसलिए इसको स्पेशली फोकस करें। मेरी तरफ से ये आपको नसीहत है। पहली बात तो यह है कि आपको पता होना चाहिए कि इंसानी बॉडी में वाटर कितने परसेंट होता है, कि इंसान के जिस्म में जो वाटर की मिकदार है वो कितने परसेंट है अप्रॉक्सीमेटली, किसी को आइडिया है? ये अबाउट 60% होता है। कितना होता है? 60% होता है बॉडी वेट। ठीक है, तो इसमें जो है तकरीबन अगर 70 kg का हम लें उसका वेट, तो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली ये जो है 45 लीटर के करीब बनता है। तो इसमें 2/3 जो है वो क्या होता है, इंट्रासेलुलर होता है, और बाकी 1/3 जो है वो क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। तो जैसे ये आपको मैंने फ्लो चार्ट में दिखाया हुआ है कि 45 ml है, तो इसमें जो आपका 30 लीटर के करीब 30 लीटर के करीब जो है वो इंट्रासेलुलर होगा।
2/3 और 1/3 एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, और एक्स्ट्रा सेलुलर को मैं 15 लीटर के करीब, 15 लीटर के करीब, इसको अगेन हम आके डिवाइड करें तो ये दो में, प्लाज्मा में और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, तो प्लाज्मा में 1/4 होता है 5 लीटर के करीब, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड 15% के करीब। ये एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए कि बॉडी की मिकदार क्या है। अब आगे है कि रिक्वायरमेंट, टोटल वाटर की रिक्वायरमेंट्स क्या है हमारी बॉडी में। तो अप्रॉक्सीमेटली जो है ना बॉडी में रिक्वायरमेंट 40, कोई लोग 30 से 40 की रेंज में लेते हैं, 40 to 30 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से, ठीक है। तो ये अडल्ट में तकरीबन 2.5 लीटर के करीब बनता है। तो उसमें हम जो औरल माउथ के ज़रिए लेते हैं लिक्विड फॉर्म में, तो तकरीबन जो है ना 1500 ml इज़ टेकन बाय माउथ, और बाकी अदर सॉलिड्स फूड्स के ज़रिए 800 ml आर गेन एज ए वाटर ऑफ ऑक्सीडेशन 300 ml। इसके बाद वो जाहिर है वाटर अगर हम इनटेक कर रहे हैं तो वाटर लॉस भी हो रहा है, उसको रिप्लेस कर रहे हैं ना। तो ये जो लॉसेस होते हैं हमारे, ये यूरिन में अप्रॉक्सीमेटली 1200 से लेके 1500 ml तक, लंग्स में 500 से लेके 1700 ml तक एवेपोरेशन के ज़रिए होता है, स्किन से स्वेटिंग के ज़रिए 200 से 400 ml, और इसी तरह फीसेस से 100-200 ml होता है। तो ये वेरिएट करता रहता है थोड़ा बहुत, जो है वेदर पे अफेक्ट में, समर में ये लंग्स में और स्किन से स्वेटिंग से ज़्यादा लॉस होता है। अब ये होता है कि इंडिकेशंस क्या होती हैं आईवी फ्लूइड्स की, ठीक है। तो सर्जिकल के जो पेशेंट्स होते हैं ना, इनमें तो हमें रूटीन में जो होता है कि आपको पता है कि हमने जिसकी सर्जरी प्लान करनी होती है, एक तो उसमें हम रात 12 बजे के बाद उसको, जो खासकर जीए में या स्पाइनल में करना होता है, तो एनपीओ कर देते हैं, नथिंग पर ओरल। तो उसके बाद जाहिर है अगर हम उसको एनपीओ करेंगे तो फिर उसको जो उसकी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है आईवी फ्लूइड्स की, वो तो हम देंगे जब तक उसको ओरल फ्री नहीं करते। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं जिसमें हमें वैसे उसको एनपीओ करना पड़ता है प्री ऑपरेटिवली, जैसे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का केस है, तो हम उसको कंजर्वेटिवली मैनेज कर रहे हैं, तो उसको हम एनपीओ करेंगे, एनजी डाल देंगे, तो जाहिर है तो इस केस में भी हमें उसको फ्लूइड वगैरह देना पड़ेगा। तो एब्सोल्यूट इंडिकेशंस में एंटीरियोक्यूटेनियस फिस्टुला, एंटीरियोक्यूटेनियस फिस्टुला जितना हायर अप होगा, जेजुनम के करीब होगा, या जितनी ज़्यादा उसकी गट की रिसेक्शन पहले हो चुकी है और 100 सेंटीमीटर से कम, 1 मीटर से कम उसकी स्मॉल बॉल रह गई है, तो उसको हम कहते हैं हाई आउटपुट फिस्टुला। क्या कहते हैं? हाई आउटपुट। हाई आउटपुट फिस्टुला क्या होता है कि जिसमें मोर देन 2 to 400 ml, 2 to 400 जो है ना आपके 2 to 400, नॉट 2 to 4 लीटर यानी फ्लूइड लॉस होता है डेली, तो इसको हम हाई आउटपुट फिस्टुला कहते हैं। और जिसमें 500 से लेके 1 लीटर तक फ्लूइड लॉस होगा तो इसको लो आउटपुट फिस्टुला कहते हैं। तो ये आगे आप सर्जरी में जो लोग जाएंगे इसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये इनको मैनेज कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसके इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करना पड़ता है, इसकी फ्लूइड को बैलेंस करना पड़ता है। तो ये एक एब्सोल्यूट इंडिकेशन है। रिलेटिव्स में होता है, आ जाएगा मॉडरेट टू सीवियर मालन्यूट्रिशन है, सीवियर इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़ है, पैनक्रेटाइटिस है। पैनक्रेटाइटिस में भी क्या फ्लूइड लॉस होता है आपको पता है, इसमें थर्ड स्पेस लॉस होता है। पेशेंट्स के जो है ना, जो आपकी पैराकोलिक गटर्स हैं, पेल्विस है, इधर इन सारे स्पेसेस में फ्लूइड जो है ना कलेक्ट हो जाता है। तो इसमें बाज़ औक़ात पे आपको 6-7 लीटर भी फ्लूइड डेली का देना पड़ता है पेशेंट के, और जो है उसको यूरिन आउटपुट को मद्देनज़र रखते हुए और सारा कुछ उसकी डिहाइड्रेशन को करने के लिए। पैरालिटिक आइलियस में भी अगेन आपने एनपीओ करना है तो फ्लूइड देना है, और इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से अगर इम्बैलेंस की वजह से है, सोडियम कम है, तो फिर आप उसको साथ सोडियम वगैरह भी देंगे ताकि उसका जो है गट मोटिलिटी शुरू हो सके। एब्डोमिनल सेप्सिस है, अगेन इसको भी आप कंजर्वेटिवली मैनेज करेंगे तो इसको फ्लूइड देंगे। मेजर ट्रामा है, बर्न वगैरह में, इसमें भी लॉस होता है तो इसमें भी हम इसको फ्लूइड देंगे। मैसिव इंटेस्टाइनल रिसेक्शन है, जैसे कि ऊपर मैंने फिस्टुला में जिक्र किया है कि लेस देन 100 सेंटीमीटर ऑफ स्मॉल बॉल
रिमेन्स है, तो इसमें भी फ्लूइड लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है जो आप इलियोस्टमी या जुजुनोस्टमी बनाते हैं, तो इसमें भी हमें उतना रिप्लेस करना होता है। अब फ्लूइड जो बैलेंस है ना, वो उसको हम मेंटेन करते हैं दो तरीके से। जो फ्लूइड एक तो होता है मेंटेनेंस डोज, कि आपका एक्सेसिव लॉस नहीं हो रहा, तो जो बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट है ना वो आपने देनी है। जैसे मैंने बताया था 40 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3 लीटर आपने उसको फ्लूइड देना है। लेकिन अगर इसको कहते हैं हम मेंटेनेंस थेरेपी, एक होती है मेंटेनेंस थेरेपी और दूसरी होती है रिप्लेसमेंट थेरेपी। क्या होती है रिप्लेसमेंट? उसमें यह होता है कि जो एक्सेसिव लॉस हो रहा है, सपोज आपने एनजी डाली हुई है, आगे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो एनजी में क्या आ रहा है, 1 लीटर के करीब आ रहा है, 2 लीटर के करीब आ रहा है, तो वो आपने 1-2 लीटर जो है उससे एक्सेस में देना है, समझ गए, तब इसका बैलेंस होगा। अगर आप उसको 2.5 लीटर ही देंगे और साथ उसका ये भी लॉस हो रहा है, तो वो पेशेंट नेगेटिव बैलेंस में जाएगा, समझ गए। तो उसके इस सूरत में आपको ने इसी तरह आपने उसका कोई फिस्टुला बना हुआ है या इलियोस्टमी की हुई है, तो इलियोस्टमी के 4-5 बैग भर गए हैं, तो वो भी आपने एडिशनल रिप्लेस करने हैं। ड्रेन्स डाली हुई हैं, ड्रेन में ज़्यादा आ रहा है, तो वो भी एडिशनल रिप्लेस करने हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट थेरेपी। जी समझ आए? यू अंडरस्टैंड? ओके। कंट्राइंडिकेशंस क्या है कि जिसमें हम फ्लूइड वगैरह नहीं देते, ज़ाहिर है सीसीएफ का पेशेंट है, इसमें नहीं देंगे। ब्लड डिस्क्रेसिस है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटिस है, फिर उसके बाद फैट मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस है, लिवर फेलियर है, तो ऑब्वियसली इसमें फूड रेस्ट्रिक्ट करते हैं, जिस तरह के रीनल फेलियर वगैरह में। प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लूइड थेरेपी क्या है जी? मेंटेनेंस थेरेपी, ये जो अभी मैंने आपसे बच्चों डिस्कस किया है। इसी तरह रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये भी अभी डिस्कस किया है, ठीक है। मेंटेनेंस में क्या है, वाटर रिक्वायरमेंट एडल्ट में मैंने अभी आपको बताया 30 to 40 ml पर केजी पर डे के हिसाब से आप कैलकुलेट करें तो वही 2.5-3 लीटर एडल्ट में बन जाता है, 60-70 केजी का बंदा है तो। इसी तरह सोडियम की रिक्वायरमेंट जो है नॉर्मली कितनी होनी है कि अगर आपने उसको एनपीओ किया हुआ है, खाने को कुछ नहीं दे रहे, सिर्फ फ्लूइड दे रहे हैं, तो उसका आपने सोडियम को बैलेंस रखने के लिए विद इन नॉर्मल रेंज के लिए, नॉर्मल रेंज क्या होती है सोडियम की? शाबाश बताएं ना ज़रा, थोड़ा थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग भी करें, हाँ सोचें। नॉर्मल सीरम वैल्यू क्या होती है सोडियम की? 135 to 145 मिलीमोल, ठीक है। तो इसी तरह नॉर्मल रिक्वायरमेंट अगर आपने एनपीओ किया हुआ है तो आपने इसको 1.5 मिलीमोल पर केजी पर डे के हिसाब से उसको देंगे। अगर नहीं देंगे तो फिर उसका पेशेंट हाइपोनेट्रीमिया में चला जाएगा, उसके अपने फिर है साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अपनी कॉम्प्लिकेशंस है। इसी तरह पेशेंट को आपने एनपीओ किया हुआ है और आपको पोटाशियम नहीं दे रहे, ठीक है, जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट पोटाशियम की है वो 1 मिलीमोल पर केजी पर डे है, तो ये आपने उसको उसमें ऐड करना है, ठीक है। तो पोटाशियम जो है ना ये वायल में आता है, ये 20 मिली एम्प्यूल में 20 मिली मोल का एक एम्प्यूल होता है। तो आप फिर देख लें अगर 60 केजी का है पेशेंट तो आप उसको 3 एम्प्यूल देंगे, 3 ड्रिपें अगर फ्लूइड चल रहे हैं तो तीनों में आप एक एक एम्प्यूल डाल देंगे। ये डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि पोटाशियम अगर लॉस हो रहा है ज़्यादा तो फिर उसको ये तो मेंटेनेंस डोज है, अगर लॉस है रिप्लेस है तो वो एडिशनल कितना देंगे, उसके लिए भी फार्मूलाज हैं, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। अब आता है रिप्लेसमेंट थेरेपी। रिप्लेसमेंट वही हमने डिस्कस की थी कि अगर डेफिशिट आ रहा है, अगर सपोज है कि पोटाशियम की रेंज आपको पता है नॉर्मल सीरम में क्या होती है 3.5 to 5.5, ठीक है। तो उसमें फिर ये क्या है कि आप जो है आपने उसका अगले दिन इलेक्ट्रोलाइट करवाए पेशेंट के, तो आपने देखा कि उसका 2.5 पे आ रहा है पोटाशियम। तो अगर आप 1 मिलीमोल के हिसाब से 1 मिलीमोल के हिसाब से दे रहे हैं तो वो तो फिर 2.5 पे रहेगा, उसका ऊपर नहीं आएगा। तो अब आपने उसको एडिशनल देना है, कितना एडिशनल देना है, ठीक है, वो फिर हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। उसके लिए फार्मूला आपको बताऊंगा, उसको आपने नोट करना है। अच्छा जी, फ्लूइड रिक्वायरमेंट इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस में जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें यह क्या होता है कि अगर फर्स्ट 10 केजी तक बेबी है तो उसमें हम 100 ml
पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देंगे। ठीक है, अगर 10 केजी का बच्चा है तो उसको हम कितना देंगे, 1 लीटर के करीब फ्लूइड देंगे। आगे फ्लूइड कौन सा देंगे, किन कंडीशंस में देंगे, वो आगे चल के हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। इसी तरह अगर पहले 10 केजी पे आपने 100 ml, अगले 10 केजी पे आपने 10 से 20 में 50 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, यानी अगर आपका पेशेंट जो है वो कितना है 20 केजी का है तो कितना बनेगा 1500 ml, यानी पहले 10 केजी पे 1 लीटर बन गया और अगले पे 500 बन गया, ऐड किया तो 1500 बन गया। इसी तरह नेक्स्ट पे फॉर 20 to 30 जो है केजी का है उस पर आपने 25 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से ऐड करना है। ठीक है, तो वो आप अब 30 केजी का है तो खुद ही कैलकुलेट कर लें, ये तकरीबन जो है आपका कितना बनेगा 1750 के करीब। ठीक है, 1750 के करीब। अब आ गया फ्लूइड की टाइप्स आ गई। टाइप्स में क्या होता है, क्रिस्टलाइज हैं और कोलाइड्स हैं। क्रिस्टलाइड्स का क्या होते हैं और कोलाइड्स क्या होते हैं, ठीक है, ये पहले आपको पता होना चाहिए। क्रिस्टलाइज वो होते हैं जिसमें आपके क्या होता है सोल्यूशन में एक्टिव जो एलिमेंट होता है वो सोडियम होता है पार्टिकल। ठीक है, दे आर एबल टू पास थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास कर जाता है, तो इसलिए ये डिफरेंट टाइप्स में है। आइसोटोनिक है, आप जितनी इसकी कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा करेंगे तो ये डिफरेंट इसकी ऑस्मोलैलिटी होती जाएगी। आइसोटोनिक है जो कि प्लाज्मा के साथ जिसकी ऑस्मोलैलिटी मिलती होगी। इसी तरह हाइपोटोनिक है जिसकी कम होगी, हाइपरटोनिक है जिसकी ऑस्मोलैलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये हर एक की इंडिकेशंस है। आइसोटोनिक हम किस में देते हैं, टू एक्सपेंड द एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम जो है उसको एक्सपेंड करने के लिए। इस आइसोटोनिक्स में कौन कौन से आते हैं, आपका रिंगर लैक्टेट है आइसोटोनिक में, इसी तरह नॉर्मल सेलाइन है 0.9%, ये आइसोटोनिक्स है। हाइपोटोनिक जो है गिवन टू रिवर्स द डिहाइड्रेशन में देते हैं, और इसी तरह हाइपरटोनिक गिवन टू इंक्रीज द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम एंड डिक्रीज द सेलुलर स्वेलिंग, जिसमें अडीमा वगैरह हो जाता है, सेलुलर स्वेलिंग हो जाती है, तो उसमें हम हाइपरटोनिक देते हैं, लेकिन बड़ा केयरफुली देना पड़ता है इसमें। आपके ये डायग्राम बनाई हुई है जिसमें आपको ज़रा क्लियर हो जाएगा। ये देखें आप, पहली डायग्राम में जो सेल है वो श्रिंक हुआ हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन में पड़ा हुआ है। ठीक है, क्या है कि जो बाहर हाइपरटोनिक है वो अंदर वाले को सारे को फ्लूइड को सक कर रहा है, जिसकी वजह से ये कंसंट्रेशन ऑफ द फ्लूइड इज आउटसाइड इज हायर देन इनसाइड, तो ये सेल श्रिंक हो गया। इसी तरह नॉर्मल में आप देखें सेल का साइज नॉर्मल है, कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड्स आउटसाइड और इनसाइड दोनों में सेम है। ठीक है, तो ये आपका जो है इंट्रावास्कुलर जो है वॉल्यूम उसको मेंटेन करने के लिए जैसे नॉर्मल सेलाइन देते हैं, रिंगर देते हैं, इसमें देखिए हाइपोटोनिक है, कंसंट्रेशन ऑफ द सल्यूट आउटसाइड जो होता है लोअर होता है देन इनसाइड, तो वो अंदर सक करेगा और सेल में क्या होगा, एडिमा होता जाएगा। इसी तरह वेरी हाइपोटोनिक में वो बस्ट हो जाएगा, साल इतना ज़्यादा फ्लूइड सक कर लेगा। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक आपको? ओके, आगे चलें। ये हम अलग-अलग हर एक को इंडिकेशंस उनकी और उनके फ्लूइड्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी, इसमें यह है कि आइसोटोनिक फ्लूइड्स हैव द सेम ऑस्मोलैलिटी एज प्लाज्मा, सो फ्लूइड रिमेन्स प्राइमरली इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड 0.9% normal saline and ringer lactate to replace the extracellular fluid losses to expand the vascular volume quickly। तो ये डायग्राम में आपको सारा उसने दिया हुआ है, इंट्रावास्कुलर स्पेसेस में, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में और सेल्स में। ठीक है, तो सेम है दोनों में इसकी। ठीक है जी, वाटर इनटेक और आउट दोनों सेम जा रहा है, इसलिए सेल के साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ये वही आइसोटोनिक फ्लूइड्स। ठीक है, provides the sodium chloride in water with the same osmolality, no calories or no free water without solutes। इसमें यूजेस में क्या होता है,
In conditions when large amount of sodium is lost by vomiting by gastric or duodenal aspiration है, by excessive sweating है, in relative water depletion है, ठीक है, intestinal obstruction है, severe diarrhea है, dysentery है, cholera है, adrenocortical insufficiency है, post op hyponatremia है, IV potassium therapy in hypokalemia given in isotonic saline infusion in hypochloremic metabolic acidosis. ये indications है इसकी. आगे आ जाता है रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन. इसमें क्या क्या है? इसमें सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है इन अ सिमिलर कंसंट्रेशन टू प्लाज्मा बट नो डेक्सट्रोज, मैग्नीशियम और बाइकार्बोनेट. आपने देखा होगा हम मोस्टली रिंगर प्रेफर करते हैं अपने सर्जिकल फ्लोर्स में जो है ना. उसकी रीज़न क्या होती है? क्योंकि जो स्मॉल बॉल से लॉस हो रहा होता है ना इंटेस्टाइन से, उसके जो कंपोजिशन रहती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है रिंगर लैक्टेट में. सोडियम पोटाशियम जो है ना लॉस जो गट में होता है वो 5 मिलीमोल पर लीटर के हिसाब से होता है. तो इसमें भी 1 लीटर में तकरीबन जो है ना 4 मिली इक्विवेलेंट के करीब होता है. तो इसी तरह सोडियम है, क्लोराइड है, तो ये इनकी कंपोजिशन मिलती जाती है. दैट इज़ वाई वी प्रेफर नॉर्मल सेल रिंगर लैक्टेट ओवर नॉर्मल सेलाइन. इसके यूजेस में हाइपोवोलेमिक शॉक व्हाइल वेटिंग फॉर ब्लड, फॉर रिप्लेसिंग लॉसेज इन द इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, in losses of extracellular fluid in the area of operation are wound because they are isotonic. ये आ गया कंपोजिशन ऑफ क्रिस्टलाइड्स. ये यहाँ पे करेक्ट कर लें, ये नॉर्मल सेलाइन जो है ना ये पोटाशियम इतना नहीं होता, ये यहाँ पे क्लोराइड में होना चाहिए. इसमें क्लोराइड और सोडियम की मकदार एक ही होती है. 154 इसमें सोडियम होता है और 154 ही क्लोराइड होता है. ये गलती से यहाँ पे लिखा गया है पोटाशियम. पोटाशियम किसी भी फ्लूइड में इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है. उस इसी तरह ये जो लिखा हुआ है ये भी आपके डेक्सट्रोज 4%, सेलाइन 4% एंड डेक्सट्रोज 0.18% सेलाइन में ये भी जो है क्लोराइड है जहाँ पे मैंने एरो किया हुआ है, ठीक है. ये दोनों गलत लिखे हुए हैं. अब आ जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस. अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कौन सा आता है? 5% डेक्सट्रोज और इसमें हाफ स्ट्रेंथ नॉर्मल सेलाइन की होती है, ये जैसे दिया हुआ है, ठीक है. तो इसमें हम क्या करते हैं? इट इज़ यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट द सेलुलर डिहाइड्रेशन बाय प्रोवाइडिंग फ्री वाटर टू द सेल्स. जब बहुत ज़्यादा सेलुलर डिहाइड्रेशन होती है जिसमें आपको प्यास लगती है, थर्स्ट होती है, तो इसमें हम ये फ्लूइड रिकमेंड करते हैं. Contraindications में है in acute brain injuries because cerebral cells are very sensitive to free water, absorbing it rapidly and leading to cellular edema. तो हम ब्रेन इंजरी में ये नहीं देते, ठीक है, डेक्सट्रोज वगैरह. अब आएगा हाइपरटोनिक. हाइपरटोनिक का होता है 3% के करीब जो होता है ना नॉर्मल सेलाइन होता है. तो ये हाइपरटोनिक फ्लूइड हायर ऑस्मोलिटी होती है, ठीक है, causing water to pull from the cell into the vessels resulting in increased vascular volume decrease. To treat a very specific problems and administer in a carefully controlled limited doses to avoid the vascular volume overload and cell dehydration करते हैं. इसमें हाइपरटोनिक्स में बड़ा रेयर होता है. जहाँ बहुत ज़्यादा हाइपोनेट्रीमिया हुआ हो तो वहाँ पे बड़ा आप केयरफुली ये 3% नॉर्मल सेलाइन देते हैं. अब आएगा कोलाइड्स क्या है. क्रिस्टलाइड्स को हमने जिक्र सारा डिटेल में कर लिया. कोलाइड्स बेसिकली जो होता है इसमें हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन होती है या स्टार्च होती है जो कि क्रॉस नहीं करती सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को. इसका मतलब है कि ये फ्लूइड जो है ये सेल्स में नहीं जाएगा बल्कि इंट्रावास्कुलर स्पेस में ही रहेगा, ठीक है. पुलिंग द फ्लूइड बल्कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड को पुल करेगा वहाँ से सेलुलर से इंटरस्टिशियल स्पेसेस से फॉर सेवरल डेज. तो इसमें कौन कौन से आ जाती हैं? जैसे ब्लड है और ब्लड सब्सटीट्यूट्स में ये आ जाती हैं. एल्ब्यूमिन है. एल्ब्यूमिन हम देखते हैं कि जब पेशेंट में सर्जिकल पेशेंट में माल न्यूट्रिशन की वजह से या हाई आउटपुट फिस्टुला की वजह से या उसका आप देखते हैं कोई आपने ऐसा केस ऑपरेट कर दिया जिसमें लिवर फेलियर है और उसके एसाइटिस है और उसकी प्रोटीन ड्रेन डाल दी, प्रोटीन लॉस हो रही है,
तो उसमें फिर हम उसको हाइपोएल्पिनिमिया हो जाता है और उसके आप देखते हो पाँव वगैरह लिम एडिमा हो जाता है, सारे स्वेलिंग हो जाती है। तो उसमें फिर हम इनको एल्ब्यूमिन रिकमेंड करते हैं, तो ताकि वो वहाँ से वो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड और सेल से वाटर को सक करके वास्कुलर कंपार्टमेंट में लाए। ठीक है, ये इनकी डिफरेंट कंपोजिशंस हैं। एल्ब्यूमिन दो फॉर्म में आती है जो कॉमनली आपको पता होना चाहिए। ये सर्जिकल प्रैक्टिस में हम यूज़ करते हैं, मेडिसिन वाले भी यूज़ करते हैं। पेशेंट जब हाइपो एल्ब्यूमिन हो जाता है, एल्ब्यूमिन उसकी कम हो जाती है, तो फिर 5% जो होती है आइसोटोनिक होती है और 25% होती है हाइपरटोनिक होती है। ठीक है, जो रिमेन्स इन द वास्कुलर स्पेस लॉन्गर देन क्रिस्टलाइट मोर लाइकली टू काज सर्कुलेटरी ओवरलोड, मे काज फीब्राइल रिएक्शन भी हो जाता है ब्लड प्रोडक्ट्स। इंडिकेशंस वही है, वॉल्यूम एक्सपेंडिचर है, फिर इसके बाद वही है बर्न है, ट्रॉमा है, लिवर है, जिसमें भी इसकी कमी हो जाती है एल्ब्यूमिन की, उसमें हम देते हैं। एनीमिया और डिहाइड्रेशन की कंट्राइंडिकेशन है। बर्न पेशेंट्स में कहते हैं कि कोलाइड्स जो है ना अवॉइड करने चाहिए। क्यों, वाई? इसमें क्रिस्टलाइज हमें देने चाहिए क्योंकि वो कैपिलरी बर्न की वजह से इंटेग्रिटी लॉस हो चुकी होती है, जिसकी वजह से ये फ्लूइड जो है वो लीक होकर इंटरस्टिशियम में आता है और डीमा हो जाता है। सो द क्रिस्टलाइज आर प्रेफर्ड इन केस ऑफ दीज केसेस। आ गया जी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आ गया। इसमें वाटर डिप्लेशन है। ठीक है, पानी की कमी हो गई, डिहाइड्रेशन जिसे हम कहते हैं। वाटर इंटॉक्सिकेशन है, आपने ज़्यादा फ्लूइड दे दिया उसको। इसी तरह सोडियम इम्बैलेंस है, सोडियम अगर कम हो जाता है हाइपोनेट्रीमिया, ज़्यादा हो जाता है हाइपरनेट्रीमिया। पोटाशियम इम्बैलेंस है यानी हाइपोकलीमिया, हाइपरकलीमिया। तो ये आपको पता है कि ये सारे इलेक्ट्रोलाइट जब डिस्टर्ब होते हैं तो ये ब्रेन पे अफेक्ट करते हैं, ये आपके हार्ट पे भी अफेक्ट करते हैं और दे आर वेरी डेंजरस। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, खासकर जो भी आप किसी को फ्लूइड थेरेपी को 5-7 दिन के लिए दे रहे हैं एनपीओ, तो उसका आपने डेली सीरम इलेक्ट्रोलाइट करवा के उसको करेक्ट करते रहना है। अच्छा जी, अब आता है कि डिहाइड्रेशन कैसे हो जाती है। एक तो है व्हेन मेंटेनिंग इलेक्ट्रोड इन डिप्लीशन ऑफ प्योर वाटर, वाटर इनटेक प्योर है, इंक्रीज इन सीरम सोडियम, अगर इंक्रीज इन सीरम सोडियम हो जाता है तो ऑस्मोलेटरी बेस ऑफ द रिटेंशन ऑफ द फ्लूइड हो जाता है। तो इसकी वजह से भी आपके क्या होता है, वाटर जो है उसकी डिहाइड्रेशन होती है। तो कॉजेज में जो आएगा डिमिनिश्ड इनटेक है, आपने इनटेक पुअर है उसकी वजह से हो गया। आफ्टर ट्रेकोस्टमी, ट्रेकोस्टमी में क्या होगा, लॉसेस कहाँ से होगा, लंग से लॉसेस हो रहा है। और इसी तरह एक्सेसिव स्वेटिंग है। ठीक है, नॉन एकमलेटाइज पर्सन है, पेशेंट है जो कि मतलब यूरोप से आया है, ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट से, और उसको पाकिस्तान में, तो इसको ज़ाहिर है उसमें जब आएगा तो नॉर्मल, हम लोग तो एक्लेमेटाइज हो चुके होते हैं, तो इसलिए उसको स्वेटिंग हमारे से ज़्यादा होगी, तो उसमें भी उसको डिहाइड्रेशन होगी। क्लिनिकल फीचर्स में वही आ गई, इंटेंस थर्स्ट होगी, वीकनेस होगी, लो यूरिन आउटपुट होगा, सीरम सोडियम लेवल लो होगा, ड्राई टंग होगी, डिप्रेस्ड फॉन्टेलिस इन यूनिट्स होगा। ट्रीटमेंट क्या है, ऑरल रिहाइड्रेशन, अगर पेशेंट ऑरली ले सकता है, वॉमिटिंग नहीं कर रहा ज़्यादा, तो दैट्स द बेस्ट वे। अगर वॉमिटिंग कर रहा है तो आईवी थेरेपी 5% डेक्सट्रोज वाटर देंगे। अब आएगा वाटर इंटॉक्सिकेशन, ये किस किस में होती है, एक्सेसिव वाटर लीडिंग टू डायलेशन हाइपोनेट्रीमिया इज कॉल्ड वाटर इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, पानी जब ज़्यादा होता है तो उसका सोडियम कम हो जाता है अकॉर्डिंगली, और इसको हम कहते हैं क्या, वाटर इंटॉक्सिकेशन। इट occurs when excessive amount of water or hypotonic solutions are given by any route। एक्सेसिव आपने 5% ग्लूकोज देते जा रहे हैं मरीज को, उससे भी होगा। फिर उसके बाद TUR सिंड्रोम। TUR सिंड्रोम क्या होता है जी बेटा, थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग करें। व्हाट इज TUR सिंड्रोम?
बताएं ज़रा, सोचे, शाबाश। TURP ट्रांस यूरिथ्रा रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट सिंड्रोम। इसमें आपको पता है कि जब हम इसको पेशेंट को क्या करते हैं, TURP करते हैं, तो इसके बाद इसको कंटिन्यूसली आपने देखा होगा वार्डों में, इसको हम क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं। ठीक है, इरिगेशन जब हम करते हैं इसको नॉर्मल सेलाइन वायरस है, तो उसमें क्या होता है कि वो एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन होती जाती है साथ वाटर्स की भी। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो है आपके क्या होता है, वाटर एकमुलेट हो जाता है बॉडी में और पल्मोनरी एडिमा वगैरह भी हो सकता है, तो इसलिए इट शुड बी वेरी केयरफुल। आगे SIADH, SIADH ये क्या होता है, ज़रा इसका भी ज़रा सोचें ना, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दें, शाबाश। इससे क्या बनता है, SIADH, ये तो, हाँ शाबाश, सोचें, तब तक मैं आगे चलता हूँ, शायद तुम्हें याद आ जाए। ये एक सिंड्रोम होता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगी, ड्राउजीनेस होगी, ठीक है, कन्वल्जन्स होंगी, कोमा होगा, नोजिया, वॉमिटिंग, सीरम सोडियम लेवल मार्कली रिड्यूस होगा। ट्रीटमेंट इसका क्या है कि स्टॉप इनटेक वाटर। बेस्ट थेरेपी ये है कि आप अगर ज़्यादा पानी दे रहे हैं, फ्लूइड उसको आई, तो वो बंद कर दें। Diuretics and hypertonic saline should only be given when intensive monitoring, as rapid change in sodium concentration result in neuronal dehydration हो जाती है, ब्रेन अफेक्ट होता है, तो इसलिए ये ICU में आपने रिप्लेस थेरेपी देनी है। डेली सोडियम रिक्वायरमेंट्स, डेली सोडियम रिक्वायरमेंट्स आपकी मैंने पहले ही बताया था, नॉर्मल वैल्यूज़ आ गई 135 to 145 मिलीमोल होती है सोडियम सीरम में इसके, और नॉर्मल रिक्वायरमेंट क्या होती है, 1.5 मिली इक्वलेंट पर केजी इन 24 आवर्स। ठीक है, तो हाउ टू कैलकुलेट सोडियम डेफिशिएंट, अगर आपने अगले दिन ही उसका करवाया है, वो 100 कितना आ गया, 15 आता है, ये 120 आ गया, कितना आ गया, 120 आ गया, तो फिर आपने इसको रिप्लेस कैसे करना है, तो इसके लिए कैलकुलेट, ये फार्मूला है, ये नोट कर लें, आपको कम ही ढूंढने से मिलेगा ये फार्मूला, इसको प्लीज़ नोट कर लें। 1/5 ये कांस्टेंट है, इनटू बॉडी वेट इनटू डेफिशिएंट प्लस नॉर्मल डेली रिक्वायरमेंट। इसमें यह होगा कि आप बॉडी वेट जितना है वो बॉडी वेट की जगह एंटर करेंगे, डेफिशिएंट जितना होगा, डेफिशिएंट को ये है कि जैसे मैंने कहा था कि 120 आया है, तो अब आप चाहते हो कि इसको हम कहाँ पे ले जाएं, इसको हम ले जाएं 135 हमारा नॉर्मल है, रेंज शुरू होती है, तो हम कहते हैं 140 पे चला जाए, 140 पे, और तो 120 पे है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, अगर हम 140 पे लाना चाह रहे हैं तो 20 है, तो डेफिसिट की जगह हम 20 करेंगे, और नॉर्मल डेली रिक्वायरमेंट 1.5 के हिसाब से अगर 40 केजी का है तो जितना भी बनेगा 50 मिली इक्विवेलेंट या 60 मिली इक्विवेलेंट वो देंगे, इसमें पुट करेंगे, तो ये इस तरह फार्मूला होगा। आगे मैं इसकी एक एग्जांपल कोड करूँगा, उसमें नेक्स्ट आपके इसके एग्जांपल कोड करूँगा, उसमें क्या कहते हैं पोटाशियम वाले में, तो आप क्लियर हो जाएगा। सोडियम बैलेंस में आया, सोडियम बैलेंस इज ए कॉज ऑफ सर्जिकल डिजास्टर, ठीक है, इम्बैलेंस जो है, तो इसलिए इस पे बड़ी ही आपने केयरफुली रखना है कि अगर लेस देन 135 है तो हाइपोनेट्रीमिया है, मोर देन 145 है तो हाइपरनेट्रीमिया, तो इसको आपने विद इन रेंज ही रखना है, वरना इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया किस वजह से हो सकता है, 85 to 90% सोडियम हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, ठीक है, तो इसमें आइदर ड्यू टू फ्री वाटर रिटेंशन है या यूरिनरी लॉसेस हो रहे हैं, ये इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है, कॉजेज ऑफ हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोवोलेमिक कॉजेज है, यूवोलेमिक, हाइपरटोनिक हैं, ये सारी इसमें डिटेल्स में लिखी हुई हैं, ठीक है जी। तो ये आप ये SIADH अब याद आ गया क्या है, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रीशन, ठीक है, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन थेरेपी।
तो ये डिफरेंट कॉजेज़ हैं जो कि कॉज करती हैं हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? एक तो यह है कि आप उसका टेस्ट करवाओगे, ठीक है, सीरम का टेस्ट करवाओगे तो उसमें लो लेवल आ रहा होगा, 110 पे है या 120 पे है। तो वैसे क्या है, प्रीडोमिनेटली न्यूरोलॉजिकल डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी कि कितना इसका हाइपोनेट्रीमिया है। कन्फ्यूजन में भी हो सकता है पेशेंट, सीजर में भी, कामा में भी जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे डिसोरिएंटेशन वगैरह, ये सारे सिम्टम्स हैं इसकी, किसकी? हाइपोनेट्रीमिया। तो ये देखा हाइपोनेट्रीमिया कितना डेंजरस है। लैब टेस्ट में आप सीरम सोडियम करवा लेंगे, यूरिन अकॉर्डिंग टू काज, फिर उसकी जो है ना ये डिफरेंट टेस्ट हैं। ठीक है, सीरम सोडियम सबसे आसान है, फिर यूरिन की ऑस्मोलेटिलिटी देखेंगे, SiADH देखेंगे, इसमें हाई ऑस्मोलेटिलिटी होगी, एलिवेटेड यूरिन सोडियम कंसंट्रेशन होगा, लो यूरिन सोडियम कंसंट्रेशन एंड लो यूरिन ऑस्मोलेटिलिटी सुजेस्ट एक्सेसिव फ्री वाटर इनटेक है। ये अकॉर्डिंग टू द जो उसकी क्या है कॉज है, उस हिसाब से ये उसकी इन्वेस्टिगेशंस हैं। लेकिन आपके लिए इतना काफ़ी है, सीरम सोडियम करवा लें, वही आपको बता देगा क्या है वैल्यू। अभी इसको डिवाइड किया गया है माइल्ड में, मॉडरेट में, सीवियर में। ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया में अगर माइल्ड है तो आप कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन कर देनी है। जब फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, मॉडरेट है, तो उसमें आप नॉर्मल सेलाइन विद फ्रोसामाइड देंगे, लेसिक्स वगैरह डाल के, तो उसमें आप देंगे। इसके बाद सीवियर हाइपोनेट्रीमिया है, तो उसमें फिर आप 3% हाइपरटोनिक सेलाइन, लेकिन ये आईसीयू में देंगे मॉनिटरिंग करते हुए। ठीक है, इसके बगैर नहीं देंगे। हाइपरनेट्रीमिया अब आ गया। हाइपरनेट्रीमिया की कॉजेस में क्या आ जाता है, कॉजेज ऑफ हाइपरनेट्री, इनसेंसिबल लॉसेस। इनसेंसिबल लॉसेस स्किन लॉस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं। ठीक है, उसकी रैपिड रेस्पिरेशंस हैं, तो वो भी फ्लूइड लॉस हो रहा होता है। इसमें ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा होता है। जब वाटर लॉस होगा तो सोडियम ऑटोमेटिकली क्या होगा, हायर साइड पे चला जाएगा। जीआई लॉसेस में ऑस्मेटिक डायरिया, इन्फेक्शियस डायरिया, इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट लॉस ज़रूर होती हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते जितना वाटर लॉस हो रहा होता है। ठीक है, ट्रांससेलुलर शिफ्ट होती है, रैप्डोमायोलाइसिस और सीजर्स काजिंग मसल टू अवॉइड to avidly take up water and increase sodium। फिर रीनल कॉजेज आ जाती हैं हाइपरनेट्रीमिया की, और नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंस्पाइडिस सेकेंडरी टू रीनल डिजीज। अदर आर सेंट्रल आपके डायबिटीज़ वगैरह, इडियोपैथिक है, ट्रामा है, इन्फेक्शन है, ट्यूमर्स है, ग्रैनुलोमेटस है, बस ट्यूमर्स हैं वो भी सोडियम रिटेन करते हैं। ठीक है, तो ऑस्मेटिक डायलिसिस है। क्लिनिकल फीचर्स में कैसे पेशेंट प्रिजर्व करेगा, लेथार्जी होगा, जमाइयाँ ले रहा होगा पेशेंट, सुस्त होगा, वीकनेस फील करेगा फिर। ठीक है, इरिटेबल होगा, और ज़्यादा हाई में सीजर्स होंगे, कामा में भी जा सकता है पेशेंट अगेन। देखो कामा में दोनों में जा रहा है, हाइपोनेट्रीमिया में भी कामा में जा रहा है और हाइपर में भी जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लैब टेस्ट में वही आप इसका यूरिनरी सोडियम करवा लें, उसका सीरम का सोडियम करवा लें। ठीक है, तो करेक्शन ऑफ सोडियम शुड नॉट बी मोर देन 1 मिली इक्वलेंट पर लीटर एवरी 2 आवर्स और 12 मिली इक्वलेंट पर डे। यानी आपने रैपिडली रिप्लेस नहीं करना इसको, रैपिडली क्या करेक्शन नहीं करनी, करेक्शन इसकी सॉरी रिप्लेस की बजाय करेक्शन स्लोली करनी है, ताकि इसका क्या हो, सेरिब्रल एडीमा डेवलप ना हो। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ रैपिड करेक्शन की कॉम्प्लिकेशंस क्या है, सेरिब्रल एडीमा जो मैंने अभी आपको बताया, और न्यूरोलॉजिकल डैमेज। अब आ जाएगा जी पोटाशियम बैलेंस। पोटाशियम इज इंट्रासेलुलर, वो ज़्यादा क्या था, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रावास्कुलर था सोडियम।
ये इंट्रासेलुलर कैटाइन। हाइपोकलीमिया कब होगा? जब सीरम लेवल जो है वो कहाँ से कम हो जाएगा? सीरम लेवल इसका 3.5 मिलीमोल पर लीटर से कम हो जाएगा, हाइपोकलीमिया। और मोर देन 5.5 नहीं, मोर देन 5.5 होगा तो फिर इसको हाइपरकलीमिया कहेंगे। हाइपोकलीमिया की कॉजेज में जो है ये क्या होता है? वॉमिटिंग है, डायरिया है, ट्यूब ड्रेनेज है, फिर ट्रांससेलुलर शिफ्ट है, इंक्रीज एंट्री इनटू द सेल फ्रॉम अल्कलोसिस, इंक्रीज लेवल ऑफ इंसुलिन, बीटा ब्लॉकर्स, ये वो खरा। क्योंकि ये इंसुलिन का इंक्रीज लेवल है तो ये भी इसको सेलुलर में शिफ्ट करती है। इसलिए हाइपरकलीमिया का जो ट्रीटमेंट है वो हम डेक्सट्रोज में इंसुलिन डाल के देते हैं, तो उससे सोडियम लेवल पोटाशियम लेवल कम हो जाता है। यूरिनरी लॉसेस हो गया इसमें। क्लिनिकल फीचर्स में अगेन क्या आएगा? मसल और हार्ट पे इफेक्ट करता है, वीकनेस होगा, पैरालिसिस होगी, अरिथमियाज होगा। पोटाशियम इज नेसेसरी फॉर ADH, effect on the kidney, and hypokalemic patients presents with diabetes insipidus. अब लैब टेस्ट में सीरम पोटाशियम लेवल लो आएगा, ECG में क्या चेंजेस आएंगी, ये आपको ज़रूर याद रखनी है। इस पे बाज़ औक़ात MCQs अक्सर आते हैं, इसीलिए पेपर ए में जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस के जो MCQ आते हैं वो डिफ़िकल्ट आपको लगते हैं, क्योंकि ये रीडिंग्स आप याद नहीं रखते कि क्या चेंजेस आएंगी। हाइपोक्लिमिक में ECG में चेंजेस क्या होगी? T वेव्स की फ्लैटनिंग हो जाएगी और U वेव और प्रोलॉन्ग QT इंटरवल हो जाएगा और डिप्रेस ST सेगमेंट होगा। ये हमेशा हाइपो में क्या चेंजेस आती हैं और हाइपर में क्या चीज़ें आती हैं, दोनों का आपने डिफरेंस याद रखना है। इस पे एक आध MCQ ज़रूर होता है। ट्रीटमेंट क्या है कि और अगर तो वो औरल ले रहा है और ज़्यादा उसका लॉस नहीं है तो आप औरल पोटाशियम टैबलेट की फॉर्म में आ जाता है, टैबलेट दे सकते हो। फिर मिल्क, फ्रूट और इसमें खजूर वगैरह में, इनमें केले में ये पोटाशियम काफ़ी मिकदार में होता है, जूस में, हनी में। अगर पेशेंट NPO किया हुआ है तो फिर आप उसको इंट्रावीनस पोटाशियम देंगे। 1 एम्प्यूल में कितना होता है? 20 मिली इक्वलेंट। ये डेली पोटाशियम रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बता दी थी, नॉर्मल रेंज वही है जो पहले हमने डिस्कस किया है। डेली रिक्वायरमेंट में 1 मिली इक्वलेंट पर केजी बॉडी वेट है। हाउ टू कैलकुलेट, इसमें सिर्फ वही फार्मूला है, ये भी नोट कर लें, सेम फार्मूला है जो हमने सोडियम और क्लोराइड के लिए किया था, सिर्फ इसमें जो कांस्टेंट है कोएफिशिएंट हमारा वो चेंज है। वहाँ 1/5 था, यहाँ पे 0.6 है। क्या है? 0.6। बाकी वही है, इंटू बॉडी वेट इंटू डेफिशिएंट प्लस नॉर्मल डेली रिक्वायरमेंट। इसकी अब मैं आपको एक एग्जांपल करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। एक पेशेंट है जिसका वेट 40 kg है और इसका सीरम पोटाशियम 2.5 है, आपने करवाया है, लेप्रोटमी की हुई है। अगर 2-3 दिन बाद आपने इलेक्ट्रोलाइट करवाया तो वो 2.5 पे है। हाउ यू नाउ यू वांट टू करेक्ट इट टू द लेवल ऑफ 4। आप चाहते हो कि ये 4.5 के रेंज में आ जाए, इन बिटवीन आ जाए 3.5 और 5.5। तो इसका डेफिशिएंट कितना हो गया? 2 हो गया। 2.5 4.5 डेफिशिएंट 2 हो गया। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये पॉइंट कांस्टेंट, बॉडी वेट कितना है? 40 kg है। ओ ठीक है, ये 40 वेट पुट कर दिया। डेफिशिएंट कितना है? 2 है। और नॉर्मल रिक्वायरमेंट बताई थी 1 मिली इक्वलेंट पर केजी। तो 40 kg की कितनी नॉर्मल रिक्वायरमेंट हो जाएगी? 40 मिली इक्वलेंट। तो आगे प्लस आपने 40 मिली इक्वलेंट डेली रिक्वायरमेंट, क्योंकि नॉर्मल तो आपने देनी देनी है। डेफिशिएंट ये कैलकुलेट कर रहा है आपका, यहाँ तक ये डेफिशिएंट, ये टोटल मिला के डेफिशिएंट आपका। आप 40 तो आपने नॉर्मल देना था, आप 44 और प्लस करेंगे, 88 देंगे, तो नेक्स्ट डे आप करवाएंगे तो आपकी इंशाल्लाह रीडिंग 4.5 पे आ जाएगी। ठीक है, समझ आ गई ये फार्मूले की आपको? ये नोट कर लो बेटा, आपको 1 मिनट देता हूँ, इसको नोट कर लो, ये बड़ी काम की चीज़ है, ये आपको सारी ज़िंदगी फ़ायदा देगा। या अक्सर आपके सीनियर्स वगैरह SRs को भी नहीं पता होता। ठीक है, आगे चलूँ? ओके। इसके बाद क्या है कि आपने जो जिस तरह सोडियम को रिप्लेस करते वक्त या सोडियम को कम करते वक्त एहतियात करनी है और रैपिडली नहीं करना, इसी तरह आपने
जब पोटाशियम को रिप्लेस करना है तो उसके लिए भी आपने 2-3 चीज़ों का रखना है। एक तो यूरिन आउटपुट उसकी जो है, आपके पास डिहाइड्रेटेड पेशेंट आ गया है, पोटाशियम कम भी है उसका, तो आपने फौरी उसको पोटाशियम नहीं ऐड करना, पहले रैपिडली उसको नॉर्मल सेलाइन दे दें, रिंगर दे दें। जब यूरिन आउटपुट उसका 40 ml पर आवर के हिसाब से आना शुरू हो जाए फिर आप पोटाशियम ऐड करें, क्योंकि उस हालत में देंगे तो पेशेंट क्या होगा, ATN में चले जाएगा, एक्यूट ट्यूबुलर निक्रोसिस में चला जाएगा। इसके बाद इसकी मैक्सिमम डोज पर आवर के हिसाब से देनी है आपने, 10 to 20 मिली इक्वलेंट पर आवर के हिसाब से डाइल्यूट करके देनी है। और किस में डाइल्यूट करना है, नॉर्मल सेलाइन में, डेक्सट्रोज वाटर में नहीं करना। अगेन डेक्सट्रोज वाटर में करोगे तो वो सोडियम डेफिशिएंट करेगा, और सॉरी पोटाशियम डेफिशिएंट करेगा, तो पिक करेगा। डू नॉट यूज डेक्सट्रोज कंटेनिंग फ्लूइड्स, दे इंक्रीज द इंसुलिन लेवल, इंक्रीज करेंगे, और इंसुलिन क्या करेगी, इसको पुश कर सक कर देगी पोटाशियम को इसमें सेल में, और इसको फिर हाइपोकलीमिया में रहेगा, तो हम पोटाशियम लेवल लोअर साइड पे रहेगा, लेकिन अप नहीं जाएगा। तो इसलिए नॉर्मल सेलाइन में इसको मिक्स करेंगे। और पोटेंशियल कम्प्लीट, इसको डायरेक्ट आईवी नहीं देना, मेक श्योर। बाज़ लोग इसको जो है ना डेथ के लिए यूज़ करते हैं, आईवी डायरेक्ट लगा लेते हैं एम्प्यूल लेके, तो फॉरन फाटल एरिथमिया होते हैं, कार्डियक अरेस्ट में होता है, पेशेंट एक्सपायर हो जाता है। इसको हमेशा डाइल्यूट करके स्लोली देना है। मैक्सिमम डोज ऊपर मैंने बता दी है, 100 to 20 मिली इक्वलेंट 1 आवर्स में। वैसे यूजुअली हम एक एम्प्यूल जो होता है ना 1 लीटर में डाल देते हैं, वो 8 से 6 घंटे में जाता है, और 3 अगर लीटर फ्लूइड देना है तो तीनों में एक एक डिवाइड कर देते हैं। हाइपरकलीमिया, अब हाइपरकलीमिया में क्या है, तो सीरम सोडियम लेवल मोर देन 5.5 है, ठीक है। कॉजेज इंक्रीज इनटेक ऑरली और आईवी, मूवमेंट ऑफ द सेल्स टू द एक्स्ट्रा फ्रॉम द सेल्स टू द एक्स्ट्रासेलुलर, डिक्रीज यूरिनरी एक्शन, क्लिनिकल फीचर्स ये आ जाएंगी। मसल वीकनेस, कार्डिक कंडक्शन में हाइपोवेंटिलेशन, ये इसके साइन है। ये आगे अब ईसीजी चेंजेस, पीक टी वेव्स हैं, वाइडेंड क्यूआर कम्प्लेक्स है, शॉर्ट क्यूटी इंटरवल है, प्रोलॉन्ग पीआर है। ट्रीटमेंट में ये 3-4-5 ऑप्शंस हैं हमारे पास। एक तो है कैल्शियम क्लोराइड हम देते हैं, मेम्ब्रेन स्टेबलाइज कर देता है, जो कि पोटाशियम को जो है ना इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर में नहीं आने देता, ताकि क्योंकि हाइपरक्लीमिया तब होगा जब वो इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट में पोटाशियम सीरम में ज़्यादा आएगा। इसी तरह सोडियम बाइकार्बोनेट अल्कलोसिस जो होता है, अल्कलोसिस ड्राइव द पोटाशियम इनटू द सेल में खींच लेता है। इसी तरह ग्लूकोज और इंसुलिन हम मिला के जब देते हैं तो वो भी पोटाशियम को इंट्रासेलुलर खींच लेता है सीरम से, और सीरम में पोटाशियम लेवल कम हो जाता है, ठीक है। डायूरेटिक और बीटा एग्नोस्टिक, इसी तरह कैटाइन एक्सचेंज रीजन होता है, इससे भी पोटाशियम लेवल लो करते हैं, और डायलिसिस से भी लो करते हैं रीनल फेलियर के केस में। मॉनिटरिंग आपने करना है, फ्लूइड बैलेंस जब भी करनी है, क्लिनिकल मॉनिटरिंग भी है, फ्लूइड में इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है डेली, वाइटर उसके ऑरली रिकॉर्ड करने हैं, वेट रिकॉर्ड करना है डेली, एंट्री साइट ऑफ इंजेक्शन देखना है, फ्लीबाइटिस वगैरह तो नहीं होता, ब्लड कल्चर करना है, और साइंस ऑफ सेप्सिस देखना है, और डेली उसके इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह करवाने हैं। डेली उसका वही सोडियम, पोटाशियम, यूरिया, क्रिटानिन, वीकली उसका सीबीसी, एलएफटी, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, मंथली जिंक, कॉपर, सेलेनियम, यूरेनियम। अब मैं ये कुछ आखिरी 10 मिनट में आपके लिए ना एमसीक्यू लाया हूँ, क्योंकि जो कि आपको बहुत कम मिलते हैं बुक्स में इसके इलेक्ट्रोलाइट्स के, तो ये थोड़ी सी आपकी ब्रेन स्ट्रॉमिंग इसमें हो जाए। ये क्विकली आप 10 हैं, एक एक मिनट में आप ये करते जाएं, क्योंकि 10 मिनट रह गए हैं। ये पढ़ लें आप, सिनेरियो पढ़ें, ठीक है। इसमें वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट क्लिनिकल इंडिकेशन ऑफ हाइपर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किसमें ज़्यादा हो जाए तो उसकी क्या अर्लीस्ट साइन क्या है। ये सारे साइन है, लेकिन सबसे पहला साइन जो आएगा वो लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स है, ठीक है। ये नोट कर लो, ये आपको अक्सर पेपर ए में यही बच्चे कंप्लेन करते हैं आके कि इलेक्ट्रोलाइट्स वाले बहुत मुश्किल है। लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, ये आंसर है। सेकंड जाए,
5 दिन हुए हैं, कोलिसिस्टेक्टमी है, एसिम्टोमेटिक है, मिडल एज्ड है, वुमेन है, फाउंड टू हैव सीरम, सोडियम लेवल क्या हो गया, कम हो गया, 125 है, हमने कहा था 135 लोअर लिमिट है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट क्या है? अब इसमें आपने सिंपल मैनेजमेंट है, ज़रा अभी जोर दो दिमाग पे, क्या करना है, बहुत ज़्यादा लो नहीं है, हम सिंपल इसका वाटर रिस्ट्रिक्ट कर देंगे ना, तो क्या होगा, ये सोडियम नॉर्मल साइड पे चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ फ्री वाटर। ठीक हो गया, समझ आ गई? आगे तीसरा क्वेश्चन, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, सेकेंडरी टू डोडनल अल्सर प्रेजेंट्स विद हाइपोक्लोरामिक हाइपोकैलिमिक मेटाबॉलिक अल्किलोसिस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट थेरेपी फॉर दिस पेशेंट? इसके लिए इनमें से कौन सा हम देंगे जी? शाबाश, मोस्ट अप्रोप्रिएट ए होगा, ठीक है, क्योंकि स्टमक में आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है तो इसमें पोटाशियम लॉस हो रहा था, तो इसमें आपने पोटाशियम देना है। सबसे ज़्यादा पोटाशियम जो लॉस होता है वो किस में होता है, स्लाइवा में, उसमें 50 मिली इक्वलेंट पर लीटर के हिसाब से होता है, 50, ठीक है, ए इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है जी आपके, देख लें, आपने आपने सर्जरी की है, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट आईलीएस में चला गया, समवट प्रोलॉन्ग, फिफ्थ पोस्ट ऑपरेटिव डे पे नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इज स्टिल प्लेस, फिजिकल एग्जामिनेशन इज वही है, ठीक है, परसिस्टेंट लेबोरेटरी वैल्यूज आप देखें इसमें दी हुई है, क्या है, एबीजीज आप पढ़ें, पीएच क्या है, ये 7.56 है, ये क्या शो कर रही है, अल्कलोसिस की तरफ जा रहा है, पीसीओ2 वो रिटेन कर रहा है, 50 है, ज़्यादा है, उसको कंपनसेट कर रहा है, और ऑक्सीजन कम है, पीसीओ2 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये क्या होगा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस विद रेस्पिरेटरी कंपनसेशन है, ठीक है, ये देख, ठीक हो गया। पांचवा क्वेश्चन हमारा, इसमें क्या है, कि वुमन अंडरगो टोटल थायराइडेक्टमी हुई है, उसके बाद सेकंड पोस्ट ऑपरेटिव शी बिगिन टिंगलिंग है, क्या हुआ है, कैल्शियम कम हो गया, हाइपोकैल्सीमिया है, सेकंड पोस्ट ऑफ डे पे है। अब ऑप्शंस दे रहा है, क्या क्या है, 10 ml 10% मैग्नीशियम सल्फेट इंट्रावीनसली, 10 ऑरल विटामिन, इसके बाद ऑरल सिंथ्राइड 100 मिलीग्राम, कंटिन्यू इन्फ्यूजन ऑफ कैल्शियम ग्लूकेन, ऑरल कैल्शियम, तो क्या देंगे, डी, ठीक है। छठा, इसमें क्या कह रहा है कि एंटीरियर क्यूटेनियस फिस्टुला है, ओरिजिनेटिव फ्रॉम जेजुनम, सेकेंडरी टू इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्लूइड रिप्लेसमेंट? इंटेस्टाइन की मैंने आपको क्या बताया था कि कंपोजिशन का जो कंपोजिशन है जो उसके इलेक्ट्रोलाइट्स की, वो बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है रिंगर लैक्टेट्स, तो इसमें हम क्या देंगे, व्हाट इज द आइडियल रिंगर लैक्टेट? सोडियम भी दे सकते हैं लेकिन एक्सेसिव मिकदार में, एंटीरियर कुटेनियस इसका मतलब ज़्यादा मिकदार में देना है, तो ज़्यादा मिकदार में देंगे उसमें क्लोराइड रिटेन करेगा, तो वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जाएगा, इसलिए हम नॉर्मल सेलाइन थोड़ी मिकदार में तो दे सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं दे सकते, तो एंटीरियर कुटेनियस जोजिनम में तो हाई आउटपुट है, हमें ज़्यादा मिकदार में देना है, तो रिंगर इज़ द बेस्ट। ओके, समझ आ गई? चल, सातवां जी, इसमें क्या है, पोटाशियम है, पोटाशियम है कम हो गया, आपने उसको पोटाशियम दिया है, 6.2 पे है, फॉलोइंग मेडिकेशन जो है काउंटरएक्ट टू अफेक्ट द पोटाशियम विदाउट रिड्यूसिंग द सीरियम पोटाशियम। अब आपने उसका पोटाशियम रिड्यूस भी नहीं करना चाहते क्योंकि बाईपास किया हुआ है, पोटाशियम भी ज़रूरी देना है, तो ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि इसको मेंटेन करे और इसको रिड्यूस भी ना होने दे और उसके अफेक्ट्स को भी काउंटर बैलेंस करे, तो वो क्या है, इसमें कैल्शियम, ये पहला भी रिड्यूस करेगा, दूसरा भी रिड्यूस करेगा, तीसरा भी रिड्यूस करेगा पोटाशियम, और इसमें क्या है, जो चौथा है कैल्शियम ग्लूकोनेट, ये नहीं रिड्यूस करेगा। इंसुलिन भी हमने पीछे पढ़ा था पोटाशियम
को रिड्यूस करता है, इंट्रासेलुलर पुश करता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। ये थोड़े ट्रिकी हैं और डिफ़िकल्ट हैं, इसलिए एग्ज़ाम में जो हमें फीडबैक आती है पेपर ए में कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह के जो आते हैं वो बहुत मुश्किल थे, बहुत मुश्किल थे। मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप लोग पढ़ते नहीं हो, समझते नहीं हो। आप इसको बुक के कोई सर्च करके, ना हो तो मेरे से बुक का नाम ले लें, मैं बता दूंगा, उसमें से आपको मिल जाएंगे ये। इसके बाद क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, हाई स्पीड मोटरसाइकिल कोलिजन हुआ है, उसके स्प्लीनेक्टमी करनी पड़ी, एस्टिमेटेड ब्लड लॉस 1500 ml है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी शुड अप्लाई फॉर हिज रिससिटेशन के लिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, किस रेशो से देंगे, रिंगर लैक्टेट इस रेशो से, ई, आंसर इज ई। 3 लीटर रिंगर के दे के 1 पॉइंट ब्लड का देंगे, तो ये रेशो रखेंगे। ठीक है, तो जो मैं बुक आपको बताऊंगा उसमें इसके जैसे दी हुई है, जस्टिफाई किया हुआ है कि ये क्यों है। अब इतना टाइम नहीं है कि मैं हर एक को जस्टिफाई करूं, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, पढ़ें ज़रा। ठीक है, तो ये जो लॉस हो रहा है इसको हम रिप्लेस किससे करेंगे, पोस्ट ऑपरेटिव हाई किससे रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस विद द, मैंने बताया था रिंगर लैक्टेट विद द मेंटेनेंस फ्लूइड। ठीक हो गया, क्योंकि ये लॉस किससे हो रहा है, स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन से। ठीक है, डी आंसर इसका, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ठीक है जी, another 4 days after surgical evacuation of an acute subdural hematoma, 44-year-old male become mildly lethargic. He received N-SOML dextrose. क्या हो गया, हाइपोनेट्रीमिया हो गया होगा। ठीक है, ये देखा सीरियम सोडियम लेवल ये 1 ये हाइपोनेट्रीमिया में चला गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया का बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है जी, ये हम इसको देंगे ये। ठीक हो गया, टाइम हो गया, बस थोड़ा रह गया। ठीक है, स्लो इन्फ्यूजन ऑफ 0.3% नॉर्मल अंटिल न्यूरोजन सिम्टम्स आर इम्प्रूव्ड। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। चलो बच्चों, एक आखिरी दफ़ा जाते जाते मेरे साथ दुरूद शरीफ दोबारा पढ़ो, फिर पता नहीं हम में से कौन अगले साल तक ज़िंदा भी रहता है कि नहीं, किसके नसीब में ये रमज़ान शरीफ आता है कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला हमारे तमाम की बख्शिश फरमाए, हमारे तमाम जो रोज़े रख रहे हैं उनके दिलों की मुरादें पूरी करे, और उनके मुश्किलात जो परेशानी है सब की दूर फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच। आमीन आमीन आमीन। सुन रहे हैं बेटा, सुन रहे हैं बच्चे? हाँ हाँ, बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह ताला आपकी लंबी ज़िंदगी और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए आपको, और आपको दुनिया में हर किस्म की कामयाबी से नवाजे, इज़्ज़त से, शोहरत से, दौलत से, और ये मेरी दिली दुआ है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।